नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा संचालित विज्ञान की कक्षाओं में बच्चों आपका स्वागत है। अच्छा, जब स्कूल की आखिरी घंटी बजती है तो बड़ा अच्छा लगता है ना। घर जाएंगे, घर, मकान, ये सारी जब घर आते हैं और रास्ते में आप बहुत सारे मकान देखते होंगे, जैसे छोटे, बड़े, लंबे, चौड़े, लेकिन सभी की जो नींव होती है वो एक समान होती है और वो बने रहते हैं ईंटों से, ब्रिक से। अच्छा, एक ईंट, एक ब्रिक, इनको जोड़ के बहुत मकान है वो बनता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है उसका ईंट क्या होता है? कोशिका। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली और बहुत सारे जो सेल्स हैं वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू। तो आज जो चैप्टर हम डील करने वाले हैं वो है कक्षा 9 का पार्ट 6 उत्तक, टिश्यूज़। जीवित प्राणी, ये पहले भी पता है, उनके कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं, जैसे दे कैन रिप्रोड्यूस, सांस लेते हैं, अपने जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। अब उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर एंड बहुकोशिक जीव यानी मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? जो वन सेल यानी कि सिंगल सेल से बने होते। बहुकोशिकीय फिर क्या हो गए? बहुत सारे सेल से बने हुए, बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए। सिंगल सेल जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स अमीबा, ये क्या करते हैं? अब वो एक ही सेल है उनके पास, अब उनसे ही सारा काम करना है। क्या क्या काम करना है भाई? तो गैशियस एक्सचेंज है, एक्सक्रीशन है, फूड है, जो भी करना है उनको उसी एक सेल से करना है। सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं से के बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। जैसा कि पहले मैंने आपसे डिस्कशन के दौरान बोला कि जो एक कोशिका यानी अमीबा होता है वो बेचारा क्या करे, अब एक ही सेल है उसके पास और उससे ही सारे के सारे जो कार्य हैं उनको करने होते हैं, मतलब नो हेल्प एनीवेज, है ना। और वो बहुत सिंपल भी होते हैं, इसलिए वो सिंगल सेल से अपना काम चला लेते हैं। अब आगे बढ़ के हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वो कैसे डिफरेंट हो गए सिंगल सेल से, अमीबा से कैसे डिफरेंट हो गए, इस पर हम बात करें। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे नेम जो है वो सजेस्ट करता है, बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा सेल, है ना। सेल, बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बना रहे? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम पेट है हमारा, स्टमक, उसका काम क्या है? पाचन, पाचन, है ना। तो जो स्टमक के जो सेल्स होंगे वो पाचन क्रिया में सक्षम होंगे। जैसा कि हम ये पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं, यहाँ पर है बात की गई है, इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट क्रियाओं को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। यानी कि वो उनके पास जो जो डिवीजन ऑफ लेबर रहता है, उनके पास एक कार्य है तो वो जो कार्य है वो बड़े ही विशिष्ट यानी बड़े ही अच्छे से करेंगे। अब जैसे हमने बात किया था अमीबा, एक सेल को ही सारा काम करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ क्या होता है कि चूँकि कार्यों का बंटवारा होता है तो जो विशिष्ट कार्य होते हैं, चूँकि कार्यों का जैसे अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका काम क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब रेस्पिरेशन से संबंधित सारे काम करेंगे। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? अपनी प्रोजेनी को बढ़ाना। यानी कि काम का बंटवारा इस तरीके से कर दिया गया है कि बोझ ना पड़े, और इस तरीके से क्या होता है कि वो अपने काम में बड़े ही सक्षम हो जाते हैं। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। यहाँ पर जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे दो सिस्टम दिख रहे हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यानी कि एक जो है वो हमारे बॉडी में जितने भी हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो सिस्टम करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जितने भी आपके ब्लड फ्लो, ब्लड से रिलेटेड आप जो भी कार्य हैं वो सारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता है। तो क्या है यहाँ पे
जब हम श्रम विभाजन की बात करते हैं, जब हम अब कार्यों के विभाजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर है कि मैं अपना काम करूं, तुम अपना काम करो। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप काम करेंगे, जो आपको काम मिला है, तो वो काम आप बड़े मन से करेंगे, क्योंकि एक तो आप काम में सक्षम हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कि एक सेल के द्वारा सभी कार्य करना पॉसिबल है ही नहीं। और ये जो है एक इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जाल होते हैं सारे सिस्टम्स का। तो अब एक ही सेल से सारे सिस्टम्स को तो काम करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, श्रम विभाजन हो जाता है। और चूँकि कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, इसलिए एक कोशिका में एक सेल से काम होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब हमको काम करना पड़ता है तो सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं, और फिर ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और तब जाके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का पूरा निर्माण हो पाता है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य, हम थोड़ा वर्ड्स को ध्यान से सुने और समझे, एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है, टिश्यू। तो यहाँ पे क्या है, निश्चित कार्य और निश्चित स्थान। अब ये नहीं कि मेरा मन किया तुम यहाँ चले गए, मेरा मन किया तुम वहाँ चले गए, नहीं, आपको एक निश्चित कार्य करना है। जैसे अगर हमने बात किया रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसका कार्य रेस्पिरेशन से रिलेटेड है ना, तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड लंग्स वो जहाँ स्थित, अब ये तो नहीं है कि लंग्स को मन करेगा तो फिर वो नीचे आ जाएंगे या मन करेगा तो ब्रेन पे, नहीं, उनका एक निश्चित कार्य और निश्चित स्थान होता है, और इनके समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक, टिश्यू। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं टिश्यू की, तो एक बहुत सारे कोशिकाओं का समूह, लेकिन निश्चित कार्य, उनका कार्य एकदम डिफाइंड रहता है, निश्चित स्थान, कहाँ प्लेसमेंट होगी उनकी, ये भी क्लियर होता है। अब एक सवाल मन में आता है, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? क्योंकि पहले तो हमने बात कर लिया कि जो पौधे हैं और जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो सारे उत्तकों के बने रहते हैं, ये भी सही है, ओके। लेकिन अब मन में एक सवाल हो गया, तो क्या सेम है? नहीं, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पहला जो है डिफरेंस, वो गति के आधार पे। आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं वो एक जगह रहते हैं, राइट, एक जगह रहते हैं, लेकिन हम मनुष्य या फिर जो एनिमल्स होते हैं या कोई भी, वो क्या करते हैं, जो जंतु है वो इधर उधर मूव करते हैं। तो हम थोड़ी समझ बना लें इस पर। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते, चूँकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जंतु क्या है भाई, गति कैसे उनको उनमें डिफाइन करें हम? जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। अच्छा, बेसिक डिफरेंस जो अभी हमने पढ़ा कि जो पौधे होते हैं वो एक जगह खड़े होते हैं, अब खड़े होने के लिए उन्हें सहारा तो चाहिए ना, तो सहारा किनसे मिलता है? मृत कोशिकाओं से। लेकिन जो जंतु हैं वो क्या करते हैं, वो आश्रय और भोजन पानी के लिए उधर उधर मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि वो खुद खाना बना नहीं सकते, और पौधे जो हैं वो अपना खाना बना सकते हैं। लेकिन खाना बना सकते हैं तो वो इससे उनको भोजन तो प्राप्त होता है, लेकिन अगर वो स्थिर ना रहें तो फिर क्या होगा? तो गति, चूंकि उनमें गति नहीं रहती है, इसलिए उनको एक जगह पे खड़े होने के लिए सहारा चाहिए। तो ये सहारा उनके ही जो बॉडी में रहते हैं मृत कोशिकाएं, उनके द्वारा मिलती है। तो पहले हमने बात किया कि जो जंतु हैं और जो पौधे हैं, उनके जो अंतर का आधार होता है वो है गति, यानी कि पौधे जो हैं वो एक जगह स्थिर रहते हैं और जो जंतु हैं वो मूवेबल होते हैं, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर। वृद्धि के प्रतिरूप दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो विजिबल डिफरेंस आपको मिलेगा वो है वृद्धि के प्रतिरूप। पौधों की वृद्धि में कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। अच्छा, पौधे भी बढ़ते हैं, जैसे हम बताते हैं ना कि हमने बीज रोपण किया तो छोटे पौधे होते हैं, फिर बड़े पौधे, फिर वो पेड़ बनते हैं, तो वृद्धि उनमें भी दिखती है और जंतुओं में भी वृद्धि दिखती है। तो अब ये सवाल हो गए कि इस आधार पे हमने कैसे डिफरेंस कर दिया है। डिफरेंस बिल्कुल है।
पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। जंतुओं में ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर हम बात करें तो पौधे में सर्टेन एरियाज होते हैं जहाँ पे विभाजन होता है, जो दे कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है। लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता। मतलब पौधों में सर्टेन पोर्शंस डिवाइड होते हैं तो वो आपको बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन जंतु में विभाजन जो है सभी जगह और सभी तरफ सेम टाइप से होते हैं। अब ऐसा आपने तो देखा नहीं होगा ना कि एक हाथ ज़्यादा बड़ा हो गया, एक हाथ कम हो गया, लेकिन पौधों में सर्टेन पोर्शंस होते हैं, सर्टेन जगह होते हैं जहाँ पे आपको बढ़ोतरी एकदम परोक्ष रूप से दिख जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करें प्रश्न 1। अभी तक हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली है ना, तो अब बारी आती है आपकी समझ कितनी बनी है इस पर थोड़ा सा हम आपसे चर्चा कर लें। तो पहला प्रश्न है ऊतक क्या है। इसका जवाब आप सभी से अपेक्षित है। हमने पहले भी बात किया कि थोड़ा सा हिंट मैं दे दूँ। ऊतक टिश्यूज़ है ना, तो सेल से क्या होता है, बहुत सारे सेल एक निश्चित स्थान पर निश्चित कार्य वो क्या करेंगे, कैसे रहते हैं। चलिए थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया, अब आंसर देखते हैं। बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में होती हैं। तो पहला क्या है, एक तरह के कार्य। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। तो पहला जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। ऊतक यानी कि वो कोशिकाओं से बने रहते हैं और कोशिकाओं का समूह रहता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात होती है कि वो एक सभी जो कोशिका होंगे, सेल होंगे, वो एक जैसे होंगे, एक जैसा कार्य करेंगे और एक निश्चित स्थान पे वो रहेंगे, तभी इनके समूह को हम टिश्यू का रूप देते हैं। अब हम आगे बढ़ के चर्चा करें। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। हमने बात कर लिया था सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, इनका भी कुछ उपयोग है क्या, आप लोग ऐसा समझते हैं। चलिए ये सवाल का जवाब को हम अपने इस सवाल के आंसर्स में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो आंसर है वो ये है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक पहला उपयोगी। हमने ये पूछा ना कि ऊतकों का क्या उपयोग है, उपयोग है भी या नहीं। पहला वो जो आंसर दे रहे हैं, काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर। ऑफ कोर्स, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारा काम रहता है, तो एक सेल के ऊपर बोझ रहेगा तो काम जो है वो अच्छे से तो होगा नहीं। काम को डिवाइड कर लेते हैं तो बोझ कम होता है और जो कार्य है वो बहुत अच्छे दक्षतापूर्ण वो कर लेते हैं। दूसरा, काम में तेज़ी और दक्षता। अब मान लीजिए आपके पास इतना सारा काम है और उसे 1 घंटे में करना है, अकेले करना है, कर पाएंगे आप? कर तो लेंगे, लेकिन शायद दिक्कत तो होनी है और थोड़ा सा वक्त भी ज़्यादा लगे। आपने थोड़ा दिमाग लगाया, बोला कि मैं अपने काम को अपने 2 दोस्तों को बुला लेता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे काम को संभाल लेंगे। अब आपने 1 घंटे वाले काम को अपने 2 दोस्तों के साथ, यानी आप टोटल कितने होंगे 3, और डिवाइड कर लिया। अब आपको लगता है कि 1 घंटे में काम फिनिश हो जाएगा और अच्छे से होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि अपने काम को बंटवारा कर लिया और अब काम में तेज़ी आएगी। तो दूसरा क्या है ऊतकों का उपयोग, यानी कि काम में तेज़ी। चूँकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसे एक समय पे बहुत सारे काम करने रहते हैं, तो अगर हम धीरे धीरे काम करेंगे तो फिर हमारी बॉडी भी वैसे ही काम करेगी, है ना। तो काम में तेज़ी और दक्षता, ये भी, इसमें भी ऊतकों का उपयोग होता है। तीसरा, शरीर का सही संगठन और विकास। आज जिस प्रारूप में हम अपने आप को पा रहे हैं, ये सही मायने में सेल्स टिश्यूज़ के देन है ना। सही संगठन यानी कि अगर हम, जैसे आप अगर प्रोटोजोआ, अमीबा, इन सभी को देखिए, वो भी आपको जंतु इसमें आते हैं, लेकिन क्या उनके शरीर का सही संगठन है और क्या वो विकसित हैं? नहीं। आज हम विकसित हैं क्योंकि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, और ये इन सभी का श्रेय सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम
ये सभी को जाता है, यानी कि सभी मिल करके जो हैं आज उन्होंने सभी जो कोशिकाएं हैं वो एक साथ कार्य करते हैं, एक निश्चित स्थान पर कार्य करते हैं और आपस में कामों का बंटवारा करते हैं, तब जाके हमें हमारे शरीर को एक सही संगठित रूप मिल सका है। हमने बात किया जैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब जैसे टिश्यूज़ की हम बात करें, मल्टी सेलुलर टिश्यू है, उनको भी दो हम डिविजन्स में डिवाइड करेंगे, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि जो पौधे हैं और जो जंतु हैं वो कोशिकाओं से बने हैं, सिमिलर टिश्यू सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर हमने पौधे और एनिमल्स को दो पॉइंट्स के ऑन द बेसिस ऑफ 2 पॉइंट्स अलग अलग किया है, तो उनके कार्य करने की शैली के बेसिस पर अलग अलग किया है। अब जो पादप ऊतक होते हैं, प्लांट्स टिश्यूज़ होते हैं, वो अलग उनका बिल्ट होता है, और जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, जंतु ऊतक होते हैं, उनका अलग बिल्टअप होता है। तो अब हम पढ़ेंगे पादप ऊतक, प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो किस प्रकार अलग होते हैं। को विस्तार से अगर हम समझें तो दो मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, और दूसरा परमानेंट टिश्यू, यानी कि अब उनमें डिवीजन एक समय के बाद डिविजन्स नहीं होते हैं। तो जैसा नाम से हम बात कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो सर्टेन पोर्शंस ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं और वो जो हैं ताउम्र दे कीप ऑन डिवाइडिंग। और जो अगर हम परमानेंट का मतलब स्थाई है ना, नाम से ही सजेस्ट होता है कि अब उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनमें अब कोई चेंजेस आगे नहीं होने हैं। थोड़ी सी समझ को और बनाते हैं। प्लांट टिश्यूज़ को अगर हम डिवाइड करें तो हमने उनको दो इसमें डिवाइड किया। पहला है, एक तरफ सेक्शन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो टिश्यू जो डिविजन्स लगातार करते हैं, उनको फिर हम अगेन 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहला जो है वो है आपका शीर्षस्थ एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा अगर हम बोले अंतर्विष्ट यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है लैटरल यानी कैम्बियम मेरिस्टेम। तो इस चीज़ को समझ ले। अगेन हम प्लांट टिश्यू को 2 में डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो दे कीप ऑन डिवाइडिंग, उनको फिर हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी किया। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू की ओर। परमानेंट टिश्यू में अगेन हम इनको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जैसे नाम से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो रही होगी, सरल स्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि ऐसी टिश्यू परमानेंट तो है, यानी कि अब उनमें डिविजन्स नहीं होंगे, लेकिन इनके काम के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा जो है वो सिंपल होंगे। कॉम्प्लेक्स यानी कि इनके पास जो काम आएगा वो वाकई में कॉम्प्लेक्स, यानी कि थोड़ा जो काम आएगा इनके पास वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, यानी इनके पास ज़्यादा काम होगा, हम इनको ऐसे बात कर सकते हैं। अब हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये है क्या, थोड़ी सी समझ बना लें इस पर। ये ऊतक लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाते हैं। इनकी कोशिकाएं छोटी, सघन और पतली भित्ति वाली होती हैं। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये लगातार, अगर कुछ पॉइंट्स हम देखें तो इसमें है ये लगातार विभाजित, यानी कि दे कीप ऑन डिवाइडिंग, यानी कि ये ऐसा है डिविजन्स इनमें हमेशा होती रहेगी। और ये थोड़ा सा समझ बनाएं, आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने प्लांट्स को देखा होगा तो ऊपर का जो पोर्शन होता है उनका वो हमेशा ग्रो करते हैं। कई दफ़ा आपने लोगों से सुना होगा कि अरे ये जो पौधे इसको काट देते हैं, इसको छाट देते हैं, थोड़ा सा घना हो जाएगा, है ना, ऊपर से ही बढ़ता जा रहा है। तो ये जो ऊपर का जो पोर्शन होता है ना वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, क्योंकि ये जो लगातार डिवाइड करते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको इसमें वो एपिकल मेरिस्टेम जो अभी हमने पढ़ा था
वो पोर्शन है जो जहाँ पे डिवाइड करते जाते हैं। इसलिए कई दफ़ा आपने देखा होगा हम लोग बात करते हैं कि अरे ये तो लंबा होते जा रहा है, ठूट होते जा रहा है, इसको ऊपर से काटो तब जाके घना होगा, है ना। तो वो मेरिस्टेम जो है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कमाल होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो लंबे अगर बढ़ते हैं और जब हम उनको ऊपर से काटते हैं तो थोड़ा सा चौड़ाई में लैटरल मेरिस्टेम वाले ग्रोथ करते हैं। तो ये वो एरिया है ग्रोथ का। तो जब भी अगर आपको पौधे दिखे ना कि थोड़ा सा जब आप जाइए और इधर उधर रास्तों में या देखें या अपने गार्डन में, तो एक बार ज़रूर देखिए, थोड़ा सोचिएगा कि इसमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन हो सकता है और परमानेंट टिश्यू कौन हो सकता है। ये विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस भाग में स्थित है, इनके आधार पे अगर हम डिवीजन करें तो आपको 3 टाइप के मेरिस्टेम दिखेंगे। पहला है शीर्षस्थ, अगर हम नाम से ही करें, शीर्ष यानी ऊपर, सबसे ऊपर, है ना, सिर, या फिर हम कहें सबसे ऊंचा, ऐसे कर सकते हैं। तो अब यानी कि सबसे आगे, तो एपिकल मेरिस्टेम यानी एपेक्स यानी कि वो कहते हैं ना सबसे ऊपर का, जड़ और तने की नोक पर लंबाई बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इनको बोले कि जड़ अगर आपका बढ़ रहा है तो वो जो पोर्शन जहाँ पे वो जो जिसको कहते हैं नोक, या नोक क्या हुआ आपका एपेक्स, सबसे ऊपर जो कोनिकल पोर्शन होता है या जो आपका सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम कह सकते हैं। तो जड़ और तने की नोक पर लंबाई बढ़ाते हैं, ये आपका हो गया एपिकल मेरिस्टेम। अब दूसरा लैटरल, लैटरल से आपको समझ में आ जाएगा। एपिकल अगर हम बोलते हैं कि वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, तो लैटरल आपका चौड़ाई, है ना। तो कैम्बियम, अब इसमें देखिए तने और जड़ इसमें भी है, तने और जड़ पहले में भी थे शीर्षस्थ में, तो अलग कैसे हो गए, तने और जड़ की मोटाई बढ़ाते हैं। यानी कि अगर कोई पौधा लंबाई में बढ़ रहा है तो हम पहले तो ये देख के सोचेंगे कि हाँ ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कमाल है, ठीक है। अब कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कमाल है, तो अगर वो ऊंचाई में लंबाई में बढ़ते जा रहा है तो तुरंत दिमाग को लगाइए, दिमाग को दौड़ाइए और सोचिए एपिकल मेरिस्टेम का कमाल है। और अगर चौड़ाई में लैटरल मेरिस्टेम का कमाल है। अब भाई तने और जड़ ही बढ़ेंगे, पत्तियों का क्या होगा, तो उनको भी बढ़ने का मौका मिलता है। उनको कौन बढ़ाता है, अंतर्वर्धी यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, पत्तियों और ग्रंथियों के आधार पर तेजी से बढ़ने में सहायक। यानी कि एक जो पौधा है उसके सभी पार्ट्स को बढ़ने का मौका मिलता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना अगर कभी पौधे को देखना। लंबाई एपेक्स, गुड, चौड़ाई लैटरल, तो पत्तियां क्यों पीछे, इंटरकैलरी। चलिए अब हम आगे बढ़े और अपनी सोच को, अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते हैं। एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिविजन्स ये सारे हमारे ना लाइफ का एक पार्ट है। और कई दफ़ा हम ये सारी चीज़ें हमारे पास हमारे सामने होती हैं पर हम ये नहीं सोच पाते कि इससे भी साइंस रिलेटेड है। तो लेट अस इंटीग्रेट जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं साइंस को। ये एक्टिविटी में आपको 2 जार दिख रहे होंगे, क्लियर, और प्याज दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। चलिए बात करें। 2 शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कुछ दिनों तक दोनों प्याज की मूलों की लंबाई नापते हैं। टिप्स, रूट टिप। नेक्स्ट, ये आप करेंगे अपने घर पे, देखिएगा क्या होता है। अगर आपके पास जार नहीं है तो आप जो छोटे छोटे बाउल्स आते हैं उसमें भी आप पानी भर के रख सकते हैं। वी हैव टू सी द ग्रोथ इन रूट टिप्स कि एक्चुअली क्या होता है। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। आप तालिका बना लेंगे डे 1 डे 2 और उसको आप देखते जाएंगे। आप ऐसे अपने नोटबुक पे ऐसे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं एक तरफ, डे 1 डे 2, जार 1, जार ए, जार बी में क्या डेवलपमेंट है। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किस जार में रखे हुए प्याज की मूल लंबी है। आप सबसे पहला, दोनों जार थे,
दोनों में प्याज थे, हमने किसी को काटा था। कौन सा जार था? जार 2 बी। हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वो वृद्धि करती रहती है? ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद, यानी आपने रूट टिप्स जो है ना, जहाँ से डेवलपमेंट होती है वहाँ से आप काट रहे हैं, क्या डेवलपमेंट होगा? जब हम जार 2 में रखी प्याज यानी बी, रखी प्याज के मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देंगी। क्यों? क्योंकि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले को काट दिया। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया? दे कीप ऑन डिवाइडिंग। जब आप वो एरिया काटेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली डिवीजन नहीं होगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि जार ए में लंबी हुई जो रखी हुई प्याज है उसके रूट टिप्स बड़े होंगे, या जार बी में रखी हुई जो प्याज है उसके रूट टिप्स बढ़ेंगे। ये आपके लिए छोड़ा मैंने। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं अधिकतर क्रियाशील होती हैं। क्रियाशील तो होंगी, बढ़ गए ना, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, तो क्रियाशील तो होना ही है। उनके पास बहुत अधिक, अच्छा एक और चीज़, जो बच्चा बहुत एक्टिव होता है वो वाली ऐड है ना, हॉर्लिक्स बूस्ट, तो इसी तरीके से ये अत्यधिक क्रियाशील है ना, काम ज़्यादा करते हैं, तो इनके पास साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा होगा। थिन सेलुलर वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, इनका सभी का काम क्या है? ये तो पहले हम लोग पिछली कक्षा में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके पास साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलर वॉल्स और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होते हैं। ये तीन चीज़ में इनके पास ज़्यादा होता है। अब एक सवाल आता है, उनके पास राजधानी वैक्यूल नहीं होती। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती? खाना बनाना नहीं है, उनको मोटा नहीं होना, इसलिए उनके पास वैक्यूल राजधानी नहीं होती। खाना संचालित वहाँ पे नहीं रखते ना, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स राजधानी नहीं होती। तो आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन कर ले, है ना। हमने पढ़ा कोशिका, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर बहुत सारी कोशिकाएं समूह में वो बनाती हैं उत्तक, लेकिन निश्चित कार्य और निश्चित समय। फिर हमने बात किया कि जब हमने बात किया कि पौधे भी बने रहते कोशिकाओं के, जंतु भी बने रहते कोशिकाओं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, हमने बात किया था वृद्धि के आधार पर, है ना। अब जो जंतु हैं वो एक जैसा, सभी तरफ एक जैसे, उनमें डिवीजन होते हैं, लेकिन पौधे को जब आप देखेंगे तो कहीं से थोड़ा लंबा, कहीं से थोड़ा चौड़ा, डिवीजन के आधार पे था। फिर गति के आधार पे पौधे जो हैं वो एक जगह स्थायी रहते हैं। क्यों? मृत कोशिका रहते हैं। उसके बाद ये इन सारे चर्चाओं को फिर हमने आगे बढ़ाया, तो उत्तक, है ना, उत्तक में भी जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यूज़। फिर हमने बात किया प्लांट टिश्यूज़ में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो दे कीप ऑन डिवाइडिंग, है ना, वो उनका काम ही है डिवीजन के आधार पे हमने फिर क्या किया, एपेक्स यानी कि जो नोक होता है ना, उसको हम बात करें शीर्षस्थ, यानी कि जो सबसे ऊपर की पार्ट होती है, ऐसे आम समझ में बनाने के लिए हम बात कर सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेम थी, वहाँ पर भी बात, वो एपिकल मेरिस्टेम से कौन बढ़ता है? जड़ और तना। फिर हमने बात किया लैटरल मेरिस्टेम, यानी कि चौड़ाई में जब वो बढ़ते हैं, वहाँ पर भी कौन बढ़ता है? जड़ और तना। लेकिन आप लीव्स बोले और ग्रंथियाँ, तो हम क्यों पीछे रह जाएंगे? तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम उनके लिए था। और यहाँ पे बेसिकली देखिए, इसको समझ के ऐसे हम बनाएं कि जो टिश्यूज़ होते हैं, चूँकि सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक ईंटा तो इज़ इक्वल टू एक कोशिका, लेकिन अब पूरा घर बनाना है, एक ईंटा तो बना नहीं पाएगा, तो ऐसे बहुत सारी ईंटों को हम जोड़ करके घर बनाते हैं। तो बहुत सारे कोशिकाओं को हम जोड़ करके समूह में उत्तक बनाते हैं, और हर उत्तक जो है उसका एक निश्चित कार्य होता है, निश्चित जगह, है ना। क्योंकि अगर उसको जगह ना रहे, उसको जैसे क्यों उनको एक जगह चाहिए? कार्य करना हम कहीं से भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, चलना तो पैर से है ना, सिर से तो चलना नहीं है, तो पैर वाला जो टिश्यू है वो तो वही काम करेगा ना, चलने वाला, और जो सर वाला टिश्यू है वो काम करेगा न्यूरॉन्स वाला। और चूँकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एक सेल से काम कर सके। अब इतना बोझ कैसे सहे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, श्रम, डिविजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन, है ना। तो टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो है उसका संगठित विकास होता है।
तो बेसिकली जो टिश्यूज़ अभी जैसे हमने पढ़ा एपेक्स है वो क्या करेंगे, वो लंबाई में बढ़ाएंगे, लैटरल है वो चौड़ाई में बढ़ाते हैं, है ना। उसी तरीके से परमानेंट टिश्यू में जो मैंने पहले बोला कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स है, यानी नाम के आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि ठीक है स्थाई है, डिवीजन नहीं है, तो उसका जो काम होगा वो थोड़ा सिंपल होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली उसका जो काम होगा जैसा कि नेम सजेस्ट करता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो बेसिकली प्लांट में ये सारे टिश्यूज़ हैं। अब आप जस्ट इमेजिन कि प्लांट जो है वो दिखता है कि अरे ये तो ग्रो कर रहा है, लेकिन कितने सारे उसके अंदर फंक्शंस चल रहे हैं, और ये फंक्शंस में किसका हाथ रहता है, किसका सपोर्ट रहता है, टिश्यूज़, ऑर्गन, है ना, ये सारे सिस्टम्स का वो एक साथ टिश्यू सिस्टम का जो रहता है उनमें तो आपको मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू मिलते हैं, ये यहाँ तक उनका डेवलपमेंट। तो आप सोचो कि ये सारे एक साथ मिलकर के काम करते तब जाके वो प्लांट है जो हमको जो प्रारूप दिखता है वो वैसा दिखता है। तो अब अगली कक्षा में हम इस चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की और सिंपल परमानेंट टिश्यू की। थैंक यू क्लास।